हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है। क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है। ये बुक बेस्ड है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो के। दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको इसका पीडीएफ और भी बहुत तरीके के नोट्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। तो स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर को बनाने में किस किस स्रोत का यूज किया गया है। तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन चलाना, चैप्टर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ और उनका प्रभाव। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के विस्तृत क्षेत्र को अधिकृत करने के पश्चात इस पर नियंत्रण रखने और शासन को संचालन करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर प्रशासनिक नीतियों का निर्माण और इसमें बदलाव की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी की लंबी अवधि के दौरान कंपनी की प्रशासनिक नीति प्रायः बदलती रही, किंतु लक्ष्य सदैव एक था, अर्थात कंपनी के लाभ में वृद्धि तथा भारत पर ब्रिटिश पकड़ को मजबूत करना आदि था। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश काल की प्रशासनिक नीतियाँ। भारत सरकार की प्रशासनिक नीतियाँ इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित की जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लेने के पश्चात यहाँ 1765 से 72 ईस्वी तक द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त कर ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का शासन अपने हाथों से लेकर अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। ब्रिटिश काल के प्रमुख अधिनियम देखते हैं दोस्तों। तो मेन है, सबसे पहले है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला संसदीय कानून था। इस कानून के कारण कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के गठन में परिवर्तन हुआ और उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई दोस्तों। आगे देखते हैं, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के निर्देशक को यह निर्देश दिया गया कि वे सैनिक तथा राजस्व संबंधित सभी कागजात ब्रिटिश सरकार के समक्ष समय समय पर प्रस्तुत करें। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को अब कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा बम्बई एवं मद्रास इसके अधीन आ गए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किस एक्ट के अंतर्गत जो है गवर्नर को कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को। तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, और इसकी के अंदर बम्बई और मद्रास का भी जो गवर्नर था उसको अधीन कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यों की एक परिषद यानी काउंसिल का गठन किया गया। न्याय व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तथा मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे की नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो सर एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया। इस एक्ट में यह प्रावधान भी था कि प्रत्येक अफसर इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे और यह बताएं कि उसने यह संपत्ति कैसे अर्जित की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संशोधनात्मक अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में आया दोस्तों। इस एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। इसके अनुसार कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किया गया तथा कलकत्ता के सभी निवासियों को इसके अंतर्गत लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पूछा जाता है दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों तथा ब्रिटिश राजनीति के उतार चढ़ाव के कारण 1784 में एक और कानून बनाना पड़ा, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 कमिश्नरों को नियुक्त
किए गए। इसी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसमें 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी की सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकती थी, किंतु व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। वह अपने अधिकारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी अपनी इच्छा से कर सकती थी। इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल के हाथ में दे दिया, ताकि एक सदस्य का भी समर्थन जनरल को प्राप्त हो तो वह काउंसिल से अपनी बात मनवा सके। इस कानून ने बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध कूटनीति और राजस्व के मामले में बंगाल के अधीन कर दिया। 1784 के एक्ट में प्रस्तुत किए गए सिद्धांत भारत में ब्रिटिश प्रशासन के आधार बने। इस समय गवर्नर जनरल भारत का वास्तविक शासक बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है किस एक्ट के अंतर्गत भारत का गवर्नर जनरल वास्तविक शासक बन गया, तो 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। आगे देखते हैं दोस्तों, गवर्नर जनरल को अब सेना, पुलिस, सरकारी नौकरों तथा न्यायपालिकाओं के माध्यम से शासन चलाना था। इसके ऊपर अब केवल ब्रिटिश संसद का ही नियंत्रण था। पिट्स इंडिया एक्ट ने वह सामान्य ढांचा तो निर्धारित कर दिया जिसमें भारत की सरकार 1757 ईस्वी तक चलाई गई, किंतु बाद में कानूनों में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिनसे कंपनियों की शक्ति एवं विशेषाधिकार में कमी आई। आगे देखते हैं दोस्तों, 1776 ईस्वी में गवर्नर जनरल का यह अधिकार दिया गया कि वह भारतीय साम्राज्य की शांति, सुरक्षा एवं हितों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी काउंसिल को राय ठुकरा सकता है, यानी काउंसिल की जो राय है उसको भी ठुकरा सकता है। कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक नियमित पुलिस दल का संगठन शुरू हुआ। कॉर्नवालिस के काल में इसे सुसंगठित रूप दिया गया और 1791 ईस्वी में कलकत्ता के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। दोस्तों आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद प्रदान करना था। इस अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल को प्रदान की गई तथा विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा लागू करने का भी अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। दोस्तों आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और इस अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्णयों को रद्द करने की अधिकारिता का विस्तार भविष्य के लिए किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहने दिया गया। इसके अंतर्गत कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण की संवैधानिक स्थिति का सर्वप्रथम इस चार्टर एक्ट में स्पष्ट किया गया। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में शिक्षा के विकास हेतु वार्षिक खर्च के रूप में 1 लाख रुपए दिए गए। इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपया दिए गए और ईसाई मिशनरी को भी भारत में प्रवेश करने का मौका दिया गया और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 वर्षों के लिए व्यापार और बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्यों की स्वीकृति दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ट्रस्ट के रूप में भारत का प्रशासन संचालित किया गया था। इस चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत।
गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया तथा मैकाले को पहला विधि सदस्य नियुक्त किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है विधि सदस्य पहला किसे नियुक्त किया गया, तो मैकाले को। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से एक का चुनाव स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। भारत के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। इसमें कुल 12 सदस्य थे। इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी निहित था। नियुक्तियों के मामले में निदेशकों का अधिकार समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियों की प्रक्रिया आरंभ की गई। आगे देखते हैं दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के शासन इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन की सत्ता को स्थापित किया गया। भारत का प्रशासन अब ब्रिटिश क्राउन द्वारा संचालित किया जाने लगा। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव का पद सृजित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि वह क्राउन का भारत में सीधा प्रतिनिधि करता था दोस्तों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया, तो 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। और जो गवर्नर जनरल था अब उसे वायसराय कहा जाने लगा। आगे देखते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक तथा तार, धर्म एवं स्वायत्ताधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार को अधिक अधिकार प्रदान किए गए। बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को स्वयं के लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा कानून में संशोधन के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई दोस्तों। आगे देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। यह भी निश्चित किया गया कि इस परिषद में कम से कम 40% लोग गैर सरकारी हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इस अधिनियम द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने तथा सार्वजनिक हितों के मामले में 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है मार्लो मिंटो सुधार क्या है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इस अधिनियम का लक्ष्य भारत के लोगों को उत्तरदायी सरकार प्रदान करना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य विधान परिषदों को परामर्श संस्थाओं के रूप में विकसित करना था। इस एक्ट के माध्यम से परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1917 पर आधारित था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के अंतर्गत जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह अधिनियम मताधिकार संपत्ति संबंधी योग्यता पर आधारित था। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। एक सदन को राज्य परिषद तथा दूसरे विधानसभा कहा गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय 2 वर्गों में विभक्त किया गया। इसके अंतर्गत प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और इस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित नामक 2 वर्गों में बांटा गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ देशी रियासतों को मिलाकर बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इस अधिनियम में विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया: संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, जबकि समवर्ती सूची में 36 विषय थे दोस्तों। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल यानी इंग्लैंड में अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा वर्ष 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, तो 1935 के अधिनियम द्वारा दोस्तों। आगे देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन की 3 जून 1947 की योजना पर आधारित इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शासन को समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम ने वायसराय का पद समाप्त करके उसके स्थान पर भारत तथा पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन राज्यों के लिए गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखें। प्रांतीय शासन। शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को 2 प्रांतों में बांटा था। इन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया, जैसे बंगाल, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी आदि। इन प्रेसिडेंसियों को गवर्नर 3 सदस्यों की एक काउंसिल की सहायता से चलाता था और उनकी नियुक्ति सम्राट करता था। प्रेसिडेंसियों की सरकारों को अन्य दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त थी। इन दूसरे प्रांत का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा और चीफ कमिश्नर चलाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, 1833 ईस्वी से पूर्व प्रांतीय सरकारों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त थी, परंतु 1833 ईस्वी में उनसे कानून बनाने का अधिकार ले लिया गया और उनके व्यय पर सख्त केंद्रीय नियंत्रण लगा दिया गया। प्रांतों के व्यय को छोटी छोटी बातों पर भी केंद्र सरकार को सख्त नियंत्रण होता था, लेकिन यह प्रणाली अधिक विनाश का कारण सिद्ध हुई। प्रांतीय सरकारों द्वारा राजस्व की कुशलतापूर्वक संग्रह पर निगरानी रखना या उनके खर्च पर पर्याप्त नियंत्रण रखना केंद्रीय सरकार के लिए संभव नहीं था। इसलिए इन अधिकारियों ने सार्वजनिक वित्त के विकेंद्रीकरण का निर्णय लिया। प्रांतीय वित्त का केंद्रीय वित्त में से अलग करने की दिशा में पहला कदम लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में उठाया गया दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का दिशा में पहला कदम किसने उठाया, तो लॉर्ड मेयो ने। कब? 1870 में। 1877 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की इस योजना को लॉर्ड लिटन ने आगे बढ़ाया। उसने प्रांतीय सरकारों को भू राजस्व, उत्पादन शुल्क, सामान प्रशासन और कानून तथा न्याय व्यवस्था जैसी कुछ सेवाएं भी सौंप दी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके अतिरिक्त व्यय का भार उठाने के लिए प्रांतीय सरकार को उस प्रांत विशेष से स्टैंप, उत्पादन कर, आयकर जैसे कुछ स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाने लगा। इस व्यवस्था में 1882 ईस्वी में और परिवर्तन किया गया। अब प्रांतों को निर्धारित धन देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई तथा यह निश्चित किया गया कि किसी प्रांत को कुछ स्रोतों से प्राप्त पूरी आय दे दी जाएगी और साथ ही कुछ अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग दिया जाएगा। इस प्रकार यह निश्चित किया गया कि राजस्व के सभी स्रोतों से प्राप्त आय का एक निश्चित भाग प्रांतों को दिया जाएगा और इस प्रकार राजस्व के सभी स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया: सामान, प्रांतीय तथा वे जिनसे प्राप्त आय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित होनी थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विकेंद्रीकरण के इन विभिन्न कदमों का अर्थ यह नहीं था कि वास्तविक प्रांतीय स्वायत्त का प्रारंभ हो गया था या प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी होने लगी थी, बल्कि इसका उद्देश्य प्रशासकीय पुनर्गठन के माध्यम से व्यय को कम करना तथा आय को बढ़ाना था। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही केंद्र सरकार के वर्चस्व बना रहा और केंद्र का राज्यों पर प्रभावी और व्यापक नियंत्रण जारी रहा। स्थानीय संस्थाएं देखते हैं दोस्तों, वित्तीय कठिनाइयों के कारण सरकार ने प्रशासन का और भी विकेंद्रीकरण किया तथा नगर पालिकाओं का तथा जिला परिषदों द्वारा स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया गया। सर्वप्रथम 1864 और 68 ईस्वी के मध्य स्थानीय संस्थाओं को
की स्थापना हुई। इनके सदस्य नामजद होते थे और इनका अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होता था। इसलिए ये संस्थाएं किसी भी प्रकार से स्थानीय स्वशासन नहीं की कही जा सकती थी। दोस्तों 1882 में स्थानीय संस्थाओं की दिशा में लॉर्ड रिपन ने कुछ कदम उठाए। इस समय एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिनमें अधिकांश सदस्य गैर सरकारी हो, और स्थानीय मामलों के प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। इस प्रस्ताव में किसी स्थानीय संस्था के माध्यम के रूप में किसी गैर अधिकारी के चुनाव को भी छूट दी गई, लेकिन सभी जिला परिषद और नगर पालिकाओं में चुने हुए सदस्य अल्पमत में होते थे और वे बहुत कम मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे। अतः जिलों के जिला अधिकारी ही जिला परिषदों समितियों के अध्यक्ष बने रहे। कालांतर में गैर अधिकारी नगर पालिका समिति के अध्यक्ष बनने लगे और सरकार ने स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण लगाने और उनको अपने विवेकानुसार विलंबित या भंग करने का अधिकार अपने हाथ में रखा। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के नगरों को छोड़कर प्रत्येक स्थान पर स्थानीय संस्थाएं सरकारी विभाग बनकर रह गई। फिर भी राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों ने रिपन के प्रस्ताव का स्वागत किया और इन स्थानीय संस्थाओं में सक्रिय रूप से इस आशा के साथ भाग लिया कि समय आने पर उनको स्थानीय स्वशासन के कारगर साधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश काल में लोक सेवा जो कि सिविल सर्विस था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं, भारत में सिविल सर्विस का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत में सिविल सर्विस के जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। वह प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। कॉर्नवालिस ने यह निर्धारित किया कि नागरिक सेवा में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर होगी, जिससे उसकी सदस्य बाहरी प्रभाव से मुक्त रहेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आगे देखते हैं दोस्तों, कंपनी के निदेशकों को उसकी यह कार्रवाई पसंद नहीं आई। अतः 1806 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता के स्थान पर इंग्लैंड के हेलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया। आगे देखते हैं दोस्तों, 1853 ईस्वी तक सिविल सेवा में सारी नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे, किंतु कुछ सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भी दे रखा था और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह कानून व्यवस्था लागू कर दी गई कि अब सिविल सेवा में सभी प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा किए जाएंगे। अतः अब कंपनी के निदेशकों से नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया। दोस्तों आगे देखते हैं, 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था की गई कि प्रशासन के उन सभी पदों पर जहां 500 पाउंड से अधिक वेतन मिलता था, केवल अंग्रेज ही नियुक्त हो सकते हैं और इस नीति को सेना, पुलिस, न्यायपालिका और इंजीनियरिंग में भी लागू किया गया। भारत सरकार पर भारतीयों का नियंत्रण ना के बराबर था तथा कानून बनाने या प्रशासन की नीतियां निर्धारित करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती थी। भारतीयों को नौकरशाही से भी अलग रखा जाता था, जो नीतियों को लागू करते थे। प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व देखते हैं दोस्तों, प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सभी पदों पर चयन इंडियन सिविल सर्विस के सदस्यों से होता था, जिनकी भर्ती लंदन में होने वाली खुली वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा की जाती थी। 1853 ईस्वी से शुरू हुई थी। इन परीक्षाओं में भारतीयों भी बैठ सकते थे। सिविल सर्विस को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखट यानी स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता है। 1863 ईस्वी में सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। कालांतर में और भी अनेक भारतीयों ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, किंतु अंग्रेजों की अपेक्षा उनकी संख्या नगण्य थी। वास्तव में सिविल सर्विसेज के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद ही रहे।
क्योंकि वे अनेक बाधाओं से ग्रस्त थे। आगे देखते हैं दोस्तों, यह परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से होती थी। इस परीक्षा की प्रवृत्ति प्राचीन ग्रीक और लैटिन के ज्ञान पर आधारित थी, जिसे इंग्लैंड में लंबे और खर्चीले अध्ययन के बाद ही प्राप्त किया जा सकता था। इस परीक्षा में बैठने की आयु 1853 ईस्वी में 23 वर्ष थी और 1866 ईस्वी में इसे घटाकर 21 वर्ष और 1876 ईस्वी में 19 वर्ष कर दिया गया। इससे प्रतियोगी में अंग्रेजों की बराबरी करने में भारतीयों को कठिनाई होने लगा। महारानी की घोषणा 1858 ईस्वी में कहा गया कि सिविल सर्विसेज में प्रवेश के लिए भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे, किंतु वास्तव में सिविल सर्विस पर अंग्रेजों का ही एकाधिकार बना रहा। वर्ष 1918 के पश्चात भारतीयों के दबाव में प्रशासकीय सेवाओं का पद धीरे धीरे भारतीयकरण किया गया, लेकिन नियंत्रण और अधिकार के पद फिर भी अंग्रेजों के हाथ में बने रहे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ये बड़ा थोड़ा चैप्टर है, इसलिए इसे पार्ट 2 में जो है पूरा किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।